फिर बाकी कहाँ चले गए ये? वेट कर रहा हूँ बाकी आए उनका। क्या शुरू करें भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू कर दें पूरी जो थ्योरी है वो, या सर्विस कॉस्टिंग, या जॉब बैच यूनिट आउटपुट, कौन सा करें? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन वो एक ही चलेगा, बाकी नहीं तो ये सारे के सारे करें। कर लें छोटे वाले। थ्योरी है, अपन सीधा नोट से ही देखते हैं ना, सिंपल से ही है ये। हाँ उसमें काफी वो इवनिंग में कर लेंगे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, भाई काम कैसा किया उसका मेजरमेंट करना। शुरू करें। देखो, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल या फिर अदर मेजर जो है, दो कैटेगरी में बांटते हैं। फाइनेंशियल के अंदर क्या है, एक तो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि अपन पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। एक रेजिडुअल इनकम जो कि अपना पढ़ना है। एक इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो कि अपन ने पढ़ रखा है। एक मार्केट वैल्यू एडेड जो कि अपन ने पढ़ रखा है, यहाँ लिखा नहीं है। एक शेयर होल्डर वैल्यू एडेड जो कि उसके जैसा ही है, और ये अपने को यहाँ पर पढ़ना है। इनके अंदर मेनली यही चीज़ है कि ये किसने दिए हैं, ठीक है। जबकि इनके अंदर तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी है किस तरीके से होते हैं वो सारे, और जो वहाँ पर लिख रखे हैं वो यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं। और अदर मेजर के अंदर बैलेंस स्कोर कार्ड अपन पढ़ चुके हैं। परफॉर्मेंस पिरामिड, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, और परफॉर्मेंस प्रिज्म और ट्रिपल बॉटम लाइन। अल्टीमेटली इनके जो है जिन्होंने इन थ्योरी को दिया है उनके नाम जो है वो याद रखने हैं ना। देखो भाई, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर एक तो है फाइनेंशियल, जिसके अंदर क्या करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इसके हिसाब से अपन परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। कि जैसे तीन डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट ए का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा, बी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा, सी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा। जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वो बेहतर, जो इसका कम वो कम बेहतर, ठीक है। रेजिडुअल इनकम, इसमें कहता है कि भाई
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे कहता है कि भाई 15% बचा, 15% डिपार्टमेंट ए ने जो है वो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। रेजिडुअल इनकम कहता है कि एक काम करो, ये 15% तो आप कमा रहे हो, इसमें से कॉस्ट कितनी लगी, हमने कहा 10% पे पैसा लेके आए, तो उन्होंने कहा 10% हटा तो बाकी कितना बचता है, हमने कहा कि ये इतना बचता है, तो उन्होंने कहा कि परसेंटेज में मत कैलकुलेट करो, एब्सोल्यूट अमाउंट में कैलकुलेट करो। हमने कहा कि 1 लाख रुपए 15% जो है वो 15,000 कमाए, उन्होंने कहा कॉस्ट कितनी लगी, हमने कहा 10% के हिसाब से 10,000 लगी, तो उन्होंने कहा 5,000 बचा थी रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल मतलब बाकी कितना बचता है। तो ये एक तरीके का, इस तरीके से आप परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो। या फिर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, हर डिपार्टमेंट ने इकोनॉमिक वैल्यू कितनी एडेड की है वो देख सकते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अपन ने जब वहाँ पर पढ़ा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तब हमने देखा था कि ये पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है कि इस साल हमने कितनी इकोनॉमिक वैल्यू ऐड की है। और उसके बाद में है रेजिडुअल इनकम, मतलब कि हाँ, इनकम कितनी बच रही है कॉस्ट हटाने के बाद में, जो कैपिटल लगाई है ना उस पे कॉस्ट को हटाने के बाद में अपनी कितनी इनकम बच रही है। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, शेयर होल्डर के लिए हमने कितनी वैल्यू एडेड की है। और अदर मेजर जो है इनके अंदर जो जिन्होंने ये थ्योरी दी है ना उनके नाम नाम जो आपको पता होने चाहिए। बाकी वैसे जो है अपन इनको एक बार देखेंगे, लेकिन मेनली इनके नाम से क्वेश्चन जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। रेजिडुअल इनकम बिल्कुल सिंपल सा है, देखो ये समझिएगा, जैसे प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है डिवीजन ए में 20 लाख का, डिवीजन बी में 20 लाख का। वो कह रहा है कि कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन इसमें आ रहा है 2 लाख का, और इसमें आ रहा है 1,40,000 का, ये मान लीजिए गिवन है। हम्म। देखो भाई, ये क्या कह रहा है कि एक जैसे दो डिवीजन है, डिवीजन ए और डिवीजन ए और डिवीजन बी। डिवीजन ए कह रहा है कि मुझे 20 लाख चाहिए, डिवीजन बी कह रहा है मुझे भी 20 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसको पूछा कितना कंट्रीब्यूशन कमा के देगा, उसने कहा 2 लाख का कंट्रीब्यूशन मैं मेरी तरफ से कमा के दूंगा। कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मतलब वो अपनी तरफ से कंट्रोल करके वो 2 लाख जो वो दे रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं 1,40,000 दे दूंगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते ना, तो अपन क्या कह देते कि 2 लाख कमा के दे रहा है 20 लाख पे, तो कितना 10% जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। जबकि इसका अगर हम देखते तो हम कहते हैं कि 1.4 जो बचा के दे रहा है कितने पे, 20 पे, तो कितना 7% जो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतना ही बताता। क्लियर है, इतने में उसकी क्या हो जाती, कैलकुलेशन पूरी हो जाती। जबकि रेजिडुअल इनकम कहता है कि भाई ये तो आप कमाओगे, ये तो आप कमा के दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली इतना कमाने के लिए 20 लाख कहीं फ्री में तो पड़े नहीं है, इन पे भी कुछ कॉस्ट लगी होगी। हमने कहा हाँ बिल्कुल, ये जो पैसा है वो हम 8% पे लेके आए हैं, मान लीजिए कितने पे लेके आए, 8%। तो उन्होंने कहा 2 लाख में से कुछ पैसा तो इनके कॉस्ट का माइनस करना होगा, उनका पेमेंट करना होगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, 20 लाख का 8% कितना 1.6, और यहाँ भी 1.6। तो उसको कहा कि भाई देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो 7% है, ये ठीक ही लग रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ देखें तो 1.4 तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहा है और 1.6 की कॉस्ट ही लग रही है, तो ये रेजिडुअल इनकम इसकी -0.2 है, मतलब कि 20,000 का नुकसान करवा रहा है। ये 2 लाख कमा रहा है और 1,60,000 की कॉस्ट लग रही है, इस वजह से 40,000 का फायदा कर रहा है। तो रेजिडुअल इनकम क्या कहता है कि भाई वो अल्टीमेटली नेट बचत जो है वो कितने की कर रहा है, कि जितना कमा रहा है उसमें से उसकी जो कॉस्ट है, जो कमाने के लिए उसने लगाई है, जो पैसा लगाया उस पर जो कॉस्ट लगी है वो भी लेस कर दो। भाई बाकी कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन जब कैलकुलेट कर रहे थे तब भी लेस कर दी होगी, समझ आ रही बात। भाई चीजें 25 में बेची और उसको बनाने में 20 रुपए लगे, तो यहाँ तो 5 के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि इतना तो कंट्रीब्यूशन कमाए, लेकिन ये जो पैसा है ना ये भी फ्री में नहीं है, इस पर भी कुछ पैसा लगा है। तो ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है इसमें से जो पैसा आपने लगाया है ना उसके ऊपर जितनी कॉस्ट है वो भी लेस कर दो, तो आपकी क्या बचेगी, रेजिडुअल इनकम। इसका मतलब क्या है, डिवीजन यही कह रहा है कि मैं आपको सारा कुछ हटा के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हटा के 40,000 रुपये जो वो मैं आपको बचा के दूंगा, या 0.40 लाख जो वो मैं आपको बचा के दूंगा। डिपार्टमेंट बी कह रहा है कि मैं जो है वो 0.20 का नुकसान कर रहा हूँ कॉस्ट अगर हटा दे जाए तो। समझ आ रही बात। समझ आ रही है।
अब इसकी जो वो थ्योरी देख लीजिए, क्या कह रहा है, रेजिडुअल इनकम क्या कह रहा है, कॉन्ट्रीब्यू कंट्रोलेबल कॉन्ट्रीब्यूशन है भैया, नोट्स में चेंज कर दीजिए कि कॉस्ट लिख दिया है, कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन कर दीजिएगा इसको। इसको करेक्ट कर लीजिएगा भाई, कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन है, मैं भी कर देता हूँ। हाँ, उसमें जो है वही यूज करेंगे। ईबीआईटी बिल्कुल, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉय, ये भाई ये करेक्ट कर लीजिएगा। ईबीआईटी नॉर्मली यूज होता है, कंट्रीब्यूशन की बजाय ईबीआईटी जो वो ज़्यादा रहता है, लेकिन ऐसा है कि देखो फिक्स कॉस्ट जो है ना वो अलग अलग सेंस में होती है, जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, ये दोनों के हिसाब से अलग अलग होगा। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगा तो उस केस के अंदर तो वो क्या कहेगा, ईबीआईटी कहेगा, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कहेगा तो उस केस के हिसाब से अपन क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन जो है उसको अपन अर्निंग मानते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन ईबीआईटी जो नॉर्मली यूज करते हैं। समझ आ रही बात, क्योंकि मार्जिनल जो है वो फिक्स कॉस्ट को इररिलेवेंट कॉस्ट जो वो मानता है। मार्जिनल कहता है कि पीरियड बेस्ड कॉस्ट है, उसमें हमारे निर्णय से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, वो तो वैसे ही लग रही है और वो वैसे ही लगेगी, तो हम उसकी चिंता क्यों करें। समझ आ रही बात, क्लियर है। ये समझ आया, रेजिडुअल इनकम समझ आया। देखो सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है ना, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का तरीका बताया, इसने कहा कि इस तरीके से आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करो, किसी ने कहा इस तरीके से करो। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, इनके जिन्होंने दिए है ना, ये नाम लिख रखे हैं ना, ये जो है ये अच्छे से आप याद कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, कि किसने दिया है, इनको एक चाहो तो अलग पेज पे भी लिख दीजिएगा कि भाई ये जो है ये इस तरीके से, या बहुत सारे नाम हो चुके होंगे आपके स्टेट्स वगैरह में, तो उन सबको एक जगह साथ लिख दीजिएगा कि भाई जैसे कि कोरिलेशन के अंदर काम किसने किया, रिग्रेशन के अंदर काम किसने किया, ये इस तरीके से नेटवर्क एनालिसिस जो किसने लेके आया पहले, ये सब जिनके भी जितने भी है वो सारे के सारे एक साइड में लिख के उनको रट डालिएगा। रेशियो एनालिसिस और एएस के नाम, और ऑडिट के अंदर एसए के नाम, और यहाँ पर जिन्होंने जो भी थ्योरी दी है उनके नाम, ये तो आप याद ही कर लीजिएगा। समझ आ रही बात, ये चीज़ें रटनी ही है आपको, समझना एक हद तक है, उससे आपको याद करने में मदद मिलेगी। बाकी कुछ चीज़ें तो प्योर याद करने वाली है। अब एस जो है उसका 13 का नाम ये है तो उसका नाम ये है ही है, उसको याद ही करना, उसमें फिर कोई ऑप्शन आपके पास बचता नहीं। और क्वेश्चन सीधा सीधा आता है तो वो आपको याद होगा तो ज़्यादा फायदा होगा। समझ आ रही बात, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको एक तरीके से लीड दे देते हैं कि भाई ये उनमें कुछ है ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है, रट लिया तो आपके सीधा सीधा एग्जाम के अंदर आंसर सही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको बाकी वालों से आगे बढ़ना है तो वहाँ पर आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बाकी चीज लोग जो वो रटते नहीं है, ये चीज़ें छोड़ देते हैं। एग्जाम में अगर पास होना है तो जो कुछ चीज़ें रटनी है वो रटनी ही पड़ेगी। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है शेयर होल्डर वैल्यू एडेड कि भाई शेयर होल्डर का जो है उनको अपन कितनी वैल्यू ऐड करके दे रहे हैं। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर इवेल्युएटिंग ऑप्शन फॉर इम्प्रूविंग शेयर होल्डर्स वैल्यू बाय डिटरमाइनिंग द ट्रेड ऑफ बिटवीन द री-इन्वेस्टिंग इन एग्जिस्टिंग बिजनेस, इन्वेस्टिंग इन न्यू बिजनेस एंड रिटर्निंग कैश टू शेयर होल्डर। वो कह रहा है कि अल्टीमेटली हम शेयर होल्डर को किस किस तरीके से जो वो रिवॉर्ड देते हैं। हमने पैसा कमाया, या तो हम क्या कर देंगे
उसी बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर देंगे। अब उस बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कैसे करेंगे, वो अपन सारा सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखते हैं कि अगर अपनी आर जो वो ज़्यादा है, COC से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, जितने पे पैसा अपन ने मार्केट से उठाया, या शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन है वो चाह रहे हैं कि भाई हमें 10% रिटर्न मिले, और हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट आ रखे हैं जिसमें हम 15% कमा सकते हैं, तो शेयर होल्डर को मत दीजिए, उसकी बजाय आप क्या कीजिए, अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, जो पैसा आपने कमाया उसको रिटेन अर्निंग रखिए और बिजनेस में लगाइए, ताकि आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बिल्कुल क्लियर है। या फिर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रही है 10%, मतलब कि जो शेयर होल्डर है वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई 10% कमा के दे दें, और आप जो है आपके पास कोई ऐसा नया बिजनेस आ गया जहां पर आप 20% कमा सकते हैं, तो आप शेयर होल्डर को रिटर्न करने के बजाय उस नए वाले बिजनेस के अंदर जो री इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपको शेयर होल्डर की वेल्थ जो है वो अल्टीमेटली बढ़ेगी, फायदा उनको मिलेगा। और अगर ऐसा है कि 10% कॉस्ट लग रही है और आप कमा रहे हैं 8%, तो उस केस के अंदर जो कमाओ वो उतना उतना क्या कर दो, शेयर होल्डर को वापस रिटर्न कर दो। या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी किया जा सकता है कि आप बिल्कुल डिविडेंड ना दे, आपके पास इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल तो आ रखे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं दे, तो वो शेयर अल्टीमेटली मार्केट के अंदर जो है एक तरीके से इमेज जो वो खराब करता है। तो वैसी सिचुएशन है तो उस केस के अंदर मिक्स रखिए, कुछ पैसा जो रिटर्न कर दीजिए और कुछ पैसा जो है वो रोक के रखिए बिजनेस में। बाद में क्लास चल रही है। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ आई? यहाँ तक की बात समझ आ रही है? ये जो अल्फ्रेड रैपापोर्ट है, ये यहाँ डबल P है, यहाँ सिंगल लिखा हुआ है, उसको डबल कर दीजिएगा ना। Rappaport suggested that future cash flows should be discounted at the suitable cost of capital, and that shareholder value would be increased if this measure were to increase. According to Rappaport, the following 7 factor equals them value driver affect shareholder value. वो कह रहा है कि जो भी फ्यूचर कैश फ्लो है जितने भी, उनको क्या करो, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके हिसाब से क्या करो, डिस्काउंटिंग करो। भाई अपन जैसे करते थे ना NPV वगैरह के अंदर, तो कि शेयर होल्डर को जो भी फ्यूचर के अंदर मिलने वाले हैं उन सब की क्या करो, डिस्काउंटिंग करो। तो वो क्या हो जाएगी, आज जो शेयर होल्डर की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ रही बात, कि भाई पहले साल के अंत में जो हमें इतना मिलेगा, दूसरे साल के अंत में इतना मिलेगा, तीसरे साल के अंत में इतना मिलेगा, शेयर होल्डर के लिए कितना बचेगा। समझ आ रही बात, पहले साल के अंत में शेयर होल्डर के लिए इतना बचेगा, दूसरे साल के अंत में इतना बचेगा, तीसरे साल में इतना बचेगा, उन सब की डिस्काउंटिंग कर दो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड की, भाई शेयर होल्डर के लिए हम कितनी वैल्यू जो वो ऐड करेंगे। और उसने कहा कि ये जो शेयर होल्डर की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी अगर उसमें से क्या होगा, मेजर्स वर टू बी इंक्रीज। ये इन 7 मेजर भी उसने बताया कि 7 में से अगर इंक्रीज होगा तो उस केस के अंदर शेयर होल्डर की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। सीधी सी बात, अगर सेल बढ़ने वाली है तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, देखो सिंपल से दे रखे हैं, रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ। अगर हमारी सेल की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होने वाली है, हम आज जो जितनी सेल कर रहे हैं उससे 20% आगे का ज़्यादा सेल कर पाएंगे, तो उस केस के अंदर शेयर होल्डर की वैल्यू जो क्या होगी, बढ़ेगी। अगर कम होने वाली तो शेयर होल्डर की वैल्यू क्या होने वाली, कम होने वाली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, हम 10% जीपी कमा रहे हैं, बाद में हम 15% जीपी कमाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 15% होने वाला है, तो उस केस के अंदर हमारे शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी, अदरवाइज कम होगी। इनकम टैक्स रेट, आगे इनकम टैक्स की रेट जो वो बढ़ जाएगी, तो उस केस के अंदर शेयर होल्डर की वैल्यू कम रहेगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर के लिए पैसा कम बचेगा। अगर इनकम टैक्स की रेट कम होगी तो उस केस के अंदर शेयर होल्डर की वैल्यू जो वो बढ़ेगी। समझ आ रही बात? इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, अब वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो उस केस के अंदर उतना पैसा क्या होगा, ब्लॉक होगा। समझ आ रही बात? लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आपका बिजनेस ही ग्रो हो रहा है तब तो फिर आपकी शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे इन्वेंट्री ज़्यादा कर दी, और उसका कारण ये है कि आपकी डिमांड ज़्यादा आ रही है, उस वजह से इन्वेंट्री जो आपको ज़्यादा रखनी पड़ रही है, तब तो शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी। यूं ही आपने इन्वेंट्री ज़्यादा रख रखी है, कैरिंग कॉस्ट लगा रहे हो, और
आपकी इतनी डिमांड जो क्रिएट नहीं हो रही है, तो उस केस के अंदर फिर आपके शेयर होल्डर की वैल्यू जो वो कम होगी। फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाओगे तो उस केस के अंदर उसका कॉस्ट जो आपके लिए एक बर्डन हो जाएगा। अगर 20 लाख रुपए लगा दिए, 20 लाख मार्केट से लेके लगाए हैं, शेयर होल्डर से लेके लगाए हैं, वो पैसा वहाँ ब्लॉक हो गया है। अगर वहाँ पर जैसे 10% पे पैसा लगाए तो 2 लाख रुपए हर साल की क्या लग रही है, एक तरीके से नॉशनल कॉस्ट लग रही है इंटरेस्ट की। अब अगर उस इन्वेस्टमेंट से, उस असेट से 3 लाख कमा रहे हो, 4 लाख कमा रहे हो, तो शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ रही है। अगर उससे 1.5 लाख कमा रहे हो तो शेयर होल्डर की वैल्यू कम हो रही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर बढ़ेगी तो शेयर होल्डर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अगर वो शेयर होल्डर 10 की जगह 11% एक्सपेक्ट करेंगे तो उस केस के अंदर डिस्काउंटिंग 11% से होगा, और रेट इन्वेस्ट डिस्काउंटिंग की रेट जब इंक्रीज होगी तो परजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनका इन्वर्स रिलेशन है। समझ आ रही ना भाई, अपन एफएम के अंदर सारी बातें कर रखी है ये वाली। और लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की लाइफ छोटी है तो उस केस के अंदर जो शेयर होल्डर की वैल्यू कम होगी, और अगर प्रोडक्ट लंबे समय तक चलेगा तो शेयर होल्डर की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर है? क्लियर है भाई, यहाँ तक की बातें? उसके बाद में कहा गया, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द वैल्यू इज नॉट जस्ट ए फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, शेयर होल्डर कैन अटैच नॉन फाइनेंशियल वैल्यू, एग्जांपल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी। अब ये जो है, ये सारे सारे परफॉर्मेंस इवेल्यूशन के जो तरीके हैं ना, इसके अंदर क्या है, कुछ ज़्यादा ज्ञानी लोग आए, उन्होंने जो है वो कहा कि भाई शेयर होल्डर वैल्यू एडेड के अंदर सिर्फ आप शेयर होल्डर को पैसा कितना दे रहे हो ये चीज़ मत देखो। अल्टीमेटली अगर बिजनेस जो है उसकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा तो उस केस के अंदर कंपनी जो ग्रोथ करेगी, और कंपनी ग्रोथ करेगी तो उस केस के अंदर जो है अल्टीमेटली शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल वैल्यू वर्ड को जो वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नहीं माना जाए, कि भाई हम जैसे कस्टमर को जो प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कस्टमर जो है उसको सिर्फ और सिर्फ प्राइस के हिसाब से नहीं देखें। जैसे आप किसी को कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं और उससे अगर आप 5,000 रुपये ले रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उसे 10,000 की वैल्यू डिलीवर करें, ताकि आगे वाला आपसे कंटिन्यूस अटैच रहेगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? बाकी इसके अंदर जो थे ये वाले दोनों हैं, ये अपन ने वहाँ पर डिस्कस कर रखे। ये रेजिडुअल इनकम नहीं कर रखा था और शेयर होल्डर वैल्यू एडेड नहीं कर रखा था। बाकी जो है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वहाँ कर रखा था, मार्केट वैल्यू एडेड ओवरऑल बिजनेस जो शुरू से लेके आज तक कितनी वैल्यू ऐड की वो जो है वो मार्केट वैल्यू एडेड था, और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इस पीरियड की शुरुआत से इस पीरियड के अंत तक कितनी वैल्यू ऐड की वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये अपन ने वहाँ डिस्कस कर रखा था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पर डिस्कस कर चुके थे, और बैलेंस स्कोर कार्ड 4 प्रोस्पेक्टिव वो भी अपन डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर उसका एक एडेप्टिव बैलेंस स्कोर कार्ड है, वहाँ पर वापस ही थोड़ा सा आएगा। क्लियर है ये सारी बातें भाई? क्लियर है? इसके बाद में एक आया ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन इसने कहा कि कंपनी जो है उसकी परफॉर्मेंस सिर्फ फाइनेंशियल मेजर के अंदर नहीं मापी जाए। भाई उसका कहने का जो लॉजिक था वो क्या था कि भाई अल्टीमेटली जो रिसोर्सेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। किसी भी नेशन के सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करने वाले कौन है, बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है। पानी सबसे ज़्यादा जो है खराब करते हैं तो वो कौन करते हैं, ये इंडस्ट्रीज करती है। सोइल को सबसे ज़्यादा खराब करती है तो वो कौन करती है, इंडस्ट्रीज करती है। तो इसके बदले में उनको मार्केट के अंदर या उनको अपनी सोसाइटी के अंदर प्रोडक्ट इस तरीके का लॉन्च करना चाहिए जो क्या हो, एक तरीके से वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करें। समझ आ रही बात? तो वो जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल टर्म में नहीं कह सकते हम। अल्टीमेटली वो फाइनेंशियल टर्म तो है ही, उसके अलावा उसको क्या करना होगा, एनवायरमेंटल के हिसाब से भी देखना होगा कि एनवायरमेंट के ऊपर वो ज़्यादा नुकसान नहीं करे। सोशल सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है वो जो है वो सेटिस्फाई करें, और इकोनॉमिक हो, मतलब इकोनॉमिक का मतलब है कि एफिशिएंट यूज हो, जो भी रिसोर्सेज कंट्री के हैं उनका एफिशिएंट तरीके से वो क्या करें, इस्तेमाल करें। आगे हम एक और चैप्टर भी पढ़ेंगे
सोशल अकाउंटिंग या कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग, जो CSR एक्टिविटी जिसे कहते हैं, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 जो है वो बताता है कि भाई अगर आपका ये सिचुएशन क्लियर होती है तो उस केस के अंदर आपको अपने जो पर्टिकुलर जो है उसका 2% आपको क्या करना होगा, CSR के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा, कि सोसाइटी के लिए आपको क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो इसने क्या कहा, ट्रिपल बॉटम लाइन ने, इसने कहा कि जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है ना, इसके जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मेजर देख रहे हो, उसकी बजाय उसमें क्या करो, तीन जो है डायमेंशन और देखो। क्या, एक तो एनवायरमेंटल की, एनवायरनमेंट के हिसाब से हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा बिजनेस यूं तो बढ़िया है लेकिन एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, तो उस केस के अंदर उस प्रोडक्ट को हम अच्छा नहीं कह सकते। या फिर सोसाइटी के लिए वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो उस केस के अंदर हम जो उसे अच्छा नहीं कह सकते हैं। इकोनॉमिक के हिसाब से वो मतलब कि एफिशिएंट तरीके से उसे नहीं बनाया जा रहा है। अब रिसोर्सेज बाकी वाले को जो बना रहे हैं उसके बजाय सस्ता मिल रहा है, इस वजह से हम ज़्यादा ही दोहन कर रहे हैं और बना तो रहे हैं लेकिन वो इकोनॉमिक या एफिशिएंट तरीका नहीं है। दोनों में अलग है। देखो, एनवायरमेंटल के अंदर क्या होगा, एनवायरमेंट पे क्या नुकसान आ रहा है। इकोनॉमिक का मतलब क्या है, जैसे समझिएगा, इकोनॉमिक किसे कहेंगे, जैसे 5000 kg के अंदर जो 1000 यूनिट्स बन जानी चाहिए थी, ठीक है। जबकि हमने उसी के लिए क्या किया, 6000 kg के अंदर जो क्या की, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस की। एनवायरनमेंट पे कोई नुकसान नहीं किया, एनवायरनमेंट पे तो हमने कोई भी नुकसान नहीं किया, लेकिन क्या हम इकोनॉमिक है क्या, नहीं। क्या हम इकोनॉमिक है क्या, नहीं। इस वाले केस में इकोनॉमिक नहीं है। एनवायरनमेंट पे मान लीजिए यहाँ कोई नुकसान नहीं है, हमने 5000 की जगह 6000 kg इस्तेमाल किया, हाँ अल्टीमेटली रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट पे इतना इफेक्ट नहीं आ रहा जितना ये क्या है, इकोनॉमिक नहीं है। क्योंकि जो चीज़ 5000 kg में काम हो जाना चाहिए था उसकी जगह हम कितना यूज कर रहे हैं, 6000 kg जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है। और इनके अंदर जो है, अपने को लगता है कि यार ये चीज़ें जो सारी सारी थ्योरेटिकल है, इनको देखने से क्या ही मतलब, ये चीज़ें जो इनसे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर यही आप बातें किसी दिन जाके उससे मैगी वाले के सामने जाके कहो कि सिर्फ फाइनेंशियल देखा कर, बाकी कुछ नहीं, अल्टीमेटली काम आएगा पैसा, वो आपके सामने रो देगा। क्यों? क्योंकि अगर एक बार इमेज खराब हो जाती है, मैगी की जो सेल पहले चल रही थी और जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा था, फिर उसके बाद उसके अंदर जो है, उसके प्रोडक्ट के अंदर ये आया कि भाई उसके प्रोडक्ट के अंदर कुछ बैक्टीरिया है और जो हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और उसके बाद में उसकी सेल के ऊपर जो असर देखने को मिला, वो मैगी वाला खुद ही जो है वो आपको रोक के बता सकता है। तो वो कह रहा है कि ये ट्रिपल बॉटम लाइन कह रहा है कि सिर्फ फाइनेंशियल फाइनेंशियल के चक्कर में रहोगे, पैसों पैसों के चक्कर में रहोगे, तो अल्टीमेटली आपके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा ही रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा, और मार्केट से एक दिन जो आपको आउट होना पड़ेगा, सिर्फ अगर आपने ये चीज़ जो है वो देखी तो। इस वजह से आपकी कुछ और नैतिक जिम्मेदारी जो वो बनती है। समझ आ रही बात भाई? क्योंकि एक थ्योरी है कि भाई अगर एक कांस्टेबल जो है, ट्रैफिक हवलदार है, वो अगर सड़क पे खड़ा होके 100 रुपए जो वो रिश्वत ले रहा है, और अगर उससे हम गलत कह रहे हैं, तो उस केस के अंदर एक जो बिजनेसमैन है जो कि बाकी सबके जो पैसे इकट्ठा करके अपने पास लेके बैठा है, तो वो भी गलत बनता है। अगर ये गलत है तो उस केस के अंदर वो भी गलत है। उसे गलत उस वक्त जो है वो नहीं कहा जा सकता जब वो उसके कंपैरिजन में क्या कर रहा है, सोसाइटी में वैल्यू डिलीवर कर रहा है। बाकी चोरी ये भी कर रहा है, चोरी वो भी कर रहा है, तो कोई बिजनेस जो है वो उसे यूं नहीं कहा जा सकता कि बिजनेसमैन जो वो चोर नहीं है, बिजनेसमैन भी चोर है। अगर यहाँ एक करप्शन है तो वो भी करप्शन है, और बिजनेस के लिए आपको 1000 तरीके के करप्शन करने पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली आपके बिजनेस जो है वो कितना चलेगा और कितना लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगा, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल के चक्कर में पड़ गए, तो उस केस के अंदर आप थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जरूर अच्छा कमा लेंगे, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म के लिए जो आप लंबा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। समझ आ रही बात? क्लियर है भाई?
क्लियर है। स्ट्रेटेजी मैपिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जो भी आपकी स्ट्रेटेजी उनका क्या करो, मैप जो है वो बना दो। जैसे नेटवर्क डायग्राम वगैरह हम जिस तरीके से बनाते हैं ना, उस तरीके से ये मैपिंग जो है उसने बता रखा है कि जो भी आपकी स्ट्रेटेजी उसका एक पर्टिकुलर मैप जो होना चाहिए कि भाई किसके बाद में क्या होगा, या किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी जो है एग्जीक्यूट होगी, कि आपको ये इस तरीके से काम करना, फिर उसके साथ ये काम करना है, ये सारी सारी चीज़ें। द स्ट्रेटेजी मैप शोज द ऑब्जेक्टिव नीडेड टू बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मैप आपको सबसे पहले तो क्या बताएगा कि भाई ओवरऑल आपकी जैसे स्ट्रेटेजी है कि 5 साल बाद में आपको यहाँ पहुँचना है या 10 साल बाद आपको यहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो स्ट्रेटेजी मैप क्या बताएगा, सोच द ऑब्जेक्टिव नीडेड टू बी एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजी। अगर आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है वहां तक पहुंचना है, तो उस केस के अंदर आपको किस किस तरीके से आपको जो वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने होंगे। जैसे पर्टिकुलर, अगर जैसे हम या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर चाहता है कि भाई हम आज से 5 साल बाद जो है वो हम टॉप पे हो और हम ही हो, हमारे जो है कंपैरिजन में या फर्स्ट पोजीशन पे हम हो, तो उसके लिए हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव रखने होंगे। भाई ये पर्टिकुलर एग्जाम है, इसके अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट हमें देना है, इस वाले एग्जाम के अंदर हमें सबसे अच्छा रिजल्ट हमें देना है। ये सारे सारे ऑब्जेक्टिव हम जब फुलफिल करेंगे, तब जो अल्टीमेटली वो ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है अपने आप फुलफिल हो जाएगी। या फिर आप जो है जैसे एग्जाम के अंदर के मुझे अ, इतने मार्क्स कवर करने हैं या फर्स्ट रैंक कवर करनी है, तो उस केस के अंदर आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाने होंगे। भाई उसके लिए आपको क्या करना है, इस टाइम तक ये चीज़ हो जानी चाहिए, इस टाइम तक ये चीज़ हो जानी चाहिए, इस टाइम तक ये चीज़ जो हो जानी चाहिए, इसका रिवीजन अब तक हो जाना चाहिए, इसका एमसीक्यू उस टाइम तक जो अपने को कवर कर देना चाहिए। भाई ध्यान रखिएगा, पेपर थर्ड जो है बहुत ज़्यादा चांस है कि पेपर थर्ड के अंदर 40% मिनिमम वाला क्राइटेरिया इस बार जो डाला जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर डाला है तो यहाँ भी डाला जा सकता है कि थर्ड पेपर में 40% मिनिमम रहे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर फिर एकदम से नोटिफिकेशन में ऐसा देखने को मिले तो चौंक मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसा हो सकता है। द बैलेंस स्कोर कार्ड इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट ट्रांसलेट इनटू स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन। वो कह रहा है कि इस स्ट्रेटेजी मैपिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, बैलेंस स्कोर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपको क्या करता है, 4 हिस्सों में बांट के बता देता है कि भाई कस्टमर के लिए क्या देना है, शेयर होल्डर के लिए क्या देना है, वगैरह वगैरह। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इस सिस्टम का पार्ट बनाओगे तो आपको स्ट्रेटेजी जो है किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है उसमें आपको मदद मिलेगी। स्ट्रेटेजी मैप कैन बी क्रिएटेड फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अल्टीमेटली ये बात क्या कर रहा है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। जैसे कि अपना काम है कि भाई हम जो है वो गेम को प्रमोट करवाना चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से इसके लिए हमने क्या कहा कि हम गेम के लिए अवेयरनेस जो फैलाना चाहते हैं कि इंडिया इतना बड़ा देश है, लेकिन फिर भी गेम के अंदर गोल्ड मेडल कितने जीत के आते हैं, एक दो जीत के आते हैं, और बाकी वाले देश जो छोटे छोटे देश है वो बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत के आते हैं। हमें लगा कि यार अपना देश गेम के अंदर बहुत पीछे है, तो अपने को क्या करना चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ये तो हमारा ओवरऑल जो है स्ट्रेटेजी है कि भाई गेम के अंदर ओवर अवेयरनेस जो फैलानी है। लेकिन इस अवेयरनेस को फैलाएंगे कैसे, तो हमने कहा कि जिला स्तर पे अपन क्या करेंगे, गेम जो है स्पोर्ट्स गेम के जो टूर्नामेंट करवाएंगे, स्पोर्ट्स गेम के जो भी है टूर्नामेंट वो करवाएंगे, ताकि वहाँ पर पता चले। फिर उसके बाद में जो है उनके विनर को क्या करेंगे, कुछ अवार्ड देंगे, ठीक है। उसके अलावा सरकार से जाके कहेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो गेम के अंदर आगे जाता है उसको क्या करें, सर्विस के अंदर कुछ कोटा दें। तो ये क्या है, अल्टीमेटली ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी उसके लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव है कि भाई अच्छा टूर्नामेंट करवाना है, विनर को अच्छा प्राइस देना है, उनको सर्विस के अंदर कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज देने की, भाई इतना सर्विस के अंदर देंगे, ये सारी सारी चीज़ें। और ये इन ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफिल करें, उसके लिए आप क्या कर दीजिएगा, एक मैप बनाते हैं, तो वो क्या कर लेगा, स्ट्रेटेजी मैपिंग, ठीक है, जिसके अंदर आप बैलेंस स्कोर कार्ड वगैरह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है भैया, सारे थियोरटिकल ये है, इसके अंदर जो इतना ज़्यादा हार्ड जो वो नहीं है। क्लियर है यहाँ तक का। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए।
बैलेंस स्कोर कार्ड पढ़ा रखा पूरा। बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो 4 प्रोस्पेक्टिव बताता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक अलग से टॉपिक जो वो इंक्लूड कर रखा है, लगभग 45 मिनट से 1 आवर का है, वो पूरा का पूरा जो है उसमें पढ़ा रखा है। उसमें आप एक बार देख लीजिएगा। वो कहता है कि सिर्फ फाइनेंशियल के हिसाब से मत देखिए, उसके अलावा जो कस्टमर के हिसाब से भी देखिएगा, इंटरनल प्रोसेस जो है उसके हिसाब से भी देखिए, एम्प्लॉय के हिसाब से भी देखिए, इस तरीके से। क्लियर है भाई यहाँ तक का? अब इससे आगे चलें तो आगे वाला जो है, एक सेकेंड है ना, परफॉर्मेंस प्रिज्म, ये जो है इसका हिंदी मतलब होता है चश्मे कह सकते हैं या देखना कह सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस को देखना। जिन्होंने दिए हैं उनके एंडी नीली एंड क्रिस एडम, इनके नाम तो आपको याद करने ही है। इसने क्या कहा, अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है तो आप क्या कर दीजिए, इन 5 फैक्टर को देखिए। ठीक है, अब कोई ये ना पूछे कि सर ये 5 फैक्टर इसने क्यों बताए, इसके दिमाग में ये 5 फैक्टर आए इन दोनों के, इसलिए उन्होंने ये 5 फैक्टर बताए। पोर्टर के दिमाग के अंदर वो 5 फैक्टर आए थे, तो उसने पोर्टर ने वो वाले 5 फैक्टर बताए। ठीक है, बाकी जो है ये अब बता के चले गए, अपने को जो है इनको याद करना है। इन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, आपके बिजनेस की, ये डिपेंड करेगा 5 फैक्टर पे। कौन कौन से? हमने कहा कि कौन कौन से। उन्होंने कहा देखो, एक तो आपके शेयर होल्डर कितने सेटिस्फाई है, एक आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है, एक आपके प्रोसेस कैसे हैं, एक आपकी कैपेबिलिटीज कैसी है, और एक आपके स्टेक होल्डर का कंट्रीब्यूशन कैसा है। हमने कहा थोड़ा डिटेल में बताओ। उन्होंने कहा शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन के अंदर देखेंगे हु आर द, पहले तो बात पता करो कि आपके स्टेक होल्डर जो है वो कौन है। शेयर होल्डर कहते हो या स्टेक होल्डर कहते हो ना? स्टेक होल्डर थोड़ा सा वाइडर टर्म है, इस वजह से इसको शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हो या स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हो। हु आर द स्टेक होल्डर एंड व्हाट आर द नीड एंड वांट्स ऑफ द स्टेक होल्डर। जो हमारा स्टेक होल्डर है उनकी इच्छाएं क्या है, उनकी डिमांड क्या है, सबसे पहले तो वो चीज चेक करो। फिर पता चलेगा कि भाई उस केस के अंदर अपन सेटिस्फाई जो है उनको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। भाई घर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो हर किसी के आपसे अलग डिमांड है। फादर की अलग डिमांड है, मदर की अलग डिमांड है, ब्रदर की अलग डिमांड है, सिस्टर की अलग डिमांड है। सब जो है वो उनकी अलग अलग इच्छाएं हैं आपके साथ कि भाई ये कर दे तो ये अच्छा है, ये कर दे तो ये अच्छा है, ये कर दे तो ये अच्छा है। तो सबसे पहले तो उनकी डिमांड क्या है, उनके वांट क्या है, वो जानना है। फिर चेक करना है कि भाई क्या उनके अपन जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं डिमांड या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो उस केस के अंदर जो है अच्छा काम कर रहे हैं, और नहीं तो नहीं कर रहे हैं। भाई अल्टीमेट ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें, बिजनेस के हिसाब से देखिएगा। बाकी पर्सनल लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी है खुद का खुश रहना। बाकी जो है वो बाद की बातें। खुद खुश रहोगे तो बाकी को खुश रख पाओगे, खुद दुखी होगे तो किसी को भी सुखी नहीं रख पाओगे। तो ज़्यादा, चाहे कोई भी हो, मदर फादर ब्रदर फैमिली, चाहे जो भी हो, सबसे पहला जो खुश रखना है वो खुद को रखना है। अगर खुद रहोगे तो ही बाकी को रख पाओगे। बाकी बिजनेस के अंदर जो अल्टीमेटली बिजनेस किया ही किसके लिए, स्टेक होल्डर के लिए, शेयर होल्डर के लिए, तो उनकी क्या डिमांड है और उनकी क्या इच्छाएं हैं वो चेक करें। ये ना समझे कि सर ये तो स्वार्थी वाली बात होगी, स्वार्थी नहीं, ये जरूरी है। अगर आदमी खुद दुखी होगा तो वो किसी को जो है वो खुश कर ही नहीं सकता। पहले उसका सबसे ज्यादा जरूरी खुद का खुश होना, तभी जो है वो आगे वाले को पास बैठेगा तो भी अपने आप वो जो है खुश हो जाएगा। उसके बाद में देखना है कि स्ट्रेटेजी क्या है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल द वांट्स एंड नीड्स ऑफ द ये स्टेक होल्डर। ये जो स्टेक होल्डर है इनकी जो वांट और नीड है उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी जो है वो जरूरी है। फिर उसके बाद में प्रोसेस, व्हाट आर द नेसेसरी प्रोसेस रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द वो स्ट्रेटेजी। इन स्ट्रेटेजी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या प्रोसेस करना होगा, क्या काम करने होंगे। और उसके बाद में कैपेबिलिटीज, व्हाट कैपेबिलिटीज डज द ऑर्गेनाइजेशन नीड फॉर ऑपरेटिंग एंड एनहेंसिंग द प्रोसेस। इन प्रोसेस को और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, मतलब क्या मशीनरी होनी चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, किस तरीके का मैन पावर लेबर वगैरह होने चाहिए। और स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन, इसमें लास्ट में देखेंगे इट टेक्स इनटू अकाउंट व्हाट कंट्रीब्यूशन डज द मैनेजमेंट नीड फ्रॉम द
ये शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में मैंने शायद थोड़ा सा, मैं इसको वापस चेक कर दूंगा ना, शायद मैंने ये शेयर होल्डर कहीं कहीं लिखा है जो गलत लिख दिया है। मैं इसको करेक्ट करके एक बार वापस जो स्टेक होल्डर ही होगा शायद। ये मैं करेक्ट करके दे दूंगा ना, शायद मेरे हिसाब से सब जगह स्टेक होल्डर होना चाहिए, मैंने गलती से ही लिखा है कहीं। हम्म, एक मिनट में अभी चेक कर लेता हूँ। वो यहाँ शेयर होल्डर नहीं है, यहाँ स्टेक होल्डर ही है। ये यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा भाई। हम्म, इसको भाई एक स्टेक होल्डर कर दीजिएगा ना। बाकी कहीं तो शेयर होल्डर नहीं लिखा है, बाकी जगह स्टेक होल्डर है, सब जगह स्टेक होल्डर है ना। सब जगह स्टेक होल्डर कर है, तो यहाँ पर एक स्टेक होल्डर कर दीजिएगा ना। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या है, शेयर होल्डर जो हमें पैसा दे रहा है और स्टेक होल्डर जो हमें इंटरेस्टेड है, जो किसी भी तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं पैसा दे। जैसे हमारे एम्प्लॉय जो है वो हमारे क्या है, स्टेक होल्डर है, क्योंकि वो हमें इंटरेस्ट रखते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रोथ करेगा तो उस केस के अंदर उनकी जॉब सिक्योर रहेगी, और वो जो है वो लंबे समय तक चल पाएंगे, उनकी एक तरीके से जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। अगर कंपनी अच्छा काम नहीं करेगी तो उनको नुकसान है, उनको कल को दूसरी जॉब देखनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये शुरू से देखिए, स्टेक होल्डर का सेटिस्फेक्शन है, तो स्टेक होल्डर को सबसे पहले देखेंगे स्टेक होल्डर क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे उसको सेटिस्फाई करने के लिए अपने को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, और उस स्ट्रेटेजी को क्या क्या स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी, और उन स्ट्रेटेजी के लिए अपने को क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, उन प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें किन किन कैपेबिलिटीज पे काम करना होगा, और स्टेक होल्डर से हम क्या कॉन्ट्रीब्यूशन चाहते हैं। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए, जितने मैं भी ये लिख देता हूँ। हम्म, ठीक है भाई, आगे बढ़े। परफॉर्मेंस पिरामिड,
परफॉर्मेंस पिरामिड जो है, नाम तो ये याद रखनी है, क्रॉस एंड लिंच जो है उन्होंने दिए थे 1991 के अंदर जो है ये इन्होंने दी थी। आल्सो नोन एज स्ट्रेटेजिक मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग टेक्निक, ये नाम भी याद रखिएगा भाई, इसका दूसरा नाम है, क्योंकि क्वेश्चन क्या करते हैं वो कई बार परफॉर्मेंस पिरामिड की बजाय नाम यही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर जैसे किसी का आल्सो नोन एज लिखा है ना तो वो जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो परफॉर्मेंस पिरामिड के बारे में पूछना है लेकिन नाम जो वो स्ट्रेटेजिक मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग टेक्निक जो वो कह सकता है। इसने क्या कहा कि जो परफॉर्मेंस है उसका क्या करो एक, कहाँ पे, लास्ट वाले में, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। नहीं, स्टेक होल्डर ही है, देखो समझिएगा। सबसे पहली बात तो अपन देखेंगे कि स्टेक होल्डर जो हमसे चाहते क्या, शेयर होल्डर नहीं है यहाँ पर, स्टेक होल्डर है। मतलब कि एम्प्लॉय क्या चाहता है कि कंपनी लंबे टाइम तक चले, सप्लायर जो वो क्या चले चाहते हैं कि कंपनी लंबे तक टाइम तक चले और लिक्विडिटी पोजीशन उनकी अच्छी रहे ताकि हमें पेमेंट जो टाइम पे मिले। लेंडर क्या चाहेंगे कि इनकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी रहे ताकि ये हमें टाइम पे पेमेंट करें। गवर्नमेंट क्या चाहेगी, गवर्नमेंट भी एक तरीके से स्टेक होल्डर, वो क्या चाहेगी कि प्रॉफिट अच्छा कमाए ताकि हमें जो वो अच्छा टैक्स मिले। ठीक है, इन सब के लिए अपन क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी जो भी डिसाइड करेंगे उसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रोसेस जो तैयार करेंगे और उसके हिसाब से अपन कैपेबिलिटीज करेंगे। उसके अलावा अपन स्टेक होल्डर, अब इसके बदले में अब उनको इतना दे रहे तो अपन स्टेक होल्डर से भी तो कुछ ना कुछ, ये यहाँ पर शेयर होल्डर नहीं है, स्टेक होल्डर ही है ना, ये यहाँ भी स्टेक होल्डर ही है, यहाँ भी स्टेक होल्डर ही है। तो हम स्टेक होल्डर से कुछ मांगेंगे भी, सरकार से मांगेंगे कि सरकार हमें ऐसा एनवायरनमेंट दे, सरकार हमें क्या करे, सरकार हमें इन्वायरमेंट दे। एम्प्लॉयज से हम क्या चाहेंगे कि वो अच्छे से काम करें और बढ़िया प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है, सप्लायर से हम क्या चाहेंगे कि वो हमें सही रेट पे सही समय पे हमें जो है वो हमारा मटेरियल अवेलेबल करवाए। समझ आ रही बात, तो ये हम हमारे स्टेक होल्डर से हम क्या चाह रहे हैं, अब समझ आ गई होगी आपको बात, क्लियर है। तो यहाँ भी ये जो है वो आपका स्टेक होल्डर ही है, शेयर होल्डर नहीं है, ये दोनों जगह जो करेक्ट कर लीजिएगा। परफॉर्मेंस पिरामिड क्रॉस एंड लिंच ने दिया था 1991 के अंदर। उन्होंने कहा कि एक काम करो आप, सबसे ऊपर जो क्या है कॉरपोरेट विजन, कि भाई हम अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, मतलब हमारा मेन जिसके लिए हम है क्यों। विजन का मतलब क्या कहा जाता है कि हम है क्यों, कि भाई किस कारण जो है वो, जैसे ये कंपनी है तो कंपनी किस कारण है, उसके नीचे उसकी एक लाइन लिखी होती है कि टू डिलीवर द बेस्ट प्रोडक्ट, टू डिलीवर द बेटर प्रोडक्ट, ये इस तरीके से, टू डिलीवर हाइजेनिक प्रोडक्ट, इस तरीके से, या फिर टू मेक इंडिया फिट, या इस तरीके का कुछ भी जो है वो उसका हो सकता है। मेन उसका विजन क्या है, उस विजन के हिसाब से वो क्या करेगा, मार्केट और फाइनेंशियल दो हिस्सों में बांटेगा कि भाई मार्केट में क्या है और फाइनेंशियल में क्या है। ये इनके जो नाम इतना जरूरी नहीं है, ये अलग अलग तरीके से पिरामिड बनेंगे बिजनेस के हिसाब से, मार्केट और फाइनेंस। फिर उसके बाद में इसमें तीन चीजें आ जाएगी वापस, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी और प्रोडक्टिविटी क्या होगी। कि भाई हमें जैसे यहाँ तक जाना है तो उस केस के अंदर अपने को दो रिक्वायरमेंट लगेगी बिजनेस यूनिट के हिसाब से, दो बिजनेस, एक तो मार्केटिंग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में डिलीवर कैसे करेंगे, और उसके लिए फाइनेंस वगैरह कहाँ से लेके आएंगे। ये जो मार्केट में प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे उसके अंदर क्या होगा, दो चीजें होगी, एक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन और उसमें कुछ चेंज करना होगा तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपन क्या कर पाए उसमें चेंज कर पाए।
फाइनेंशियल के अंदर पैसा कम लगेगा अगर अपन क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी अपनी इंप्रूवमेंट करेंगे। और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए अपने को अपना प्रोडक्शन प्रोसेस जो जितना फ्लेक्सिबल होगा उतनी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, क्योंकि कल को इसमें कोई चेंज लाना होगा तो अपन क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। उसके बाद में जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और उसकी डिलीवरी क्या है। समझिए फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये दोनों में आ रही है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये इस तरीके से, तो फ्लेक्सिबिलिटी इस साइड भी आ रही है और इस साइड भी आ रही है। अब इसने ऐसा बताया है, भाई आपको लगता होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हो सकता है लगे, क्योंकि आपके भी अपने विचार है, लेकिन उसके अपने विचार थे और उसके विचार ज़्यादा मायने रखते हैं। उसके विचार मार्क्स दिलाएंगे, आपके विचार मार्क्स नहीं दिलाएंगे, तो आपको ये याद करना है। फिर उसने कहा कि ये चीज़ें मार्केट में आप किस तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी और आप सही समय पर डिलीवरी कर पाएंगे। फाइनेंशियल के अंदर साइकिल टाइम आपका रॉ मटेरियल कब आता है, कितने में प्रोड्यूस होता है, कितने में बन के कितने में कस्टमर तक चला जाता है, ये साइकिल टाइम डिपेंड करेगा कि आपका फाइनेंशियल कितनी रिक्वायरमेंट है। और आपका वेस्ट जो वो डिपेंड करेगा कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी बनेगी। उसके हिसाब से आपके ऑपरेशंस होंगे, सारे काम होंगे। इन ऑपरेशंस को अपन क्या करेंगे, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल एफिशिएंसी के अंदर बात करेंगे। एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस की मार्केट के अंदर जो है वो हम कितने इफेक्टिव तरीके से वहां पर पहुंच पा रहे हैं, और यहाँ पर एफिशिएंसी का मतलब है कि हम कितनी कम कॉस्ट के अंदर यही चीज वो बना पा रहे हैं। भाई अभी नहीं है, हो सकता है कल को आप बहुत बड़े जो है वो फिलोसोफर बन जाओ, और फिर आपकी जो उससे आगे वाली हो सकता है 4 5 साल बाद में मेरी तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि ये जो थ्योरी है वो खुशबू मीना ने दी थी, और इसको जो इस तरीके से नाम याद कर लीजिएगा भाई, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ आ रही बात, तो वो भाई अगर आप करोगे तो जरूर बताएंगे। क्लियर है। अब इसमें जो है आपके क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, एक तो क्रॉस एंड लेंथ जो है वो बन सकता है। बिजनेस यूनिट में क्या क्या आएंगे, तो मार्केट और फाइनेंशियल। बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आएंगे, तो ये 3 चीजें आएंगी। डिपार्टमेंट और वर्क सेंटर में क्या आएंगे, तो ये 4 आएंगे। ठीक है, इनको मेनली कितने में बांटा गया, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल एफिशिएंसी। क्लियर है। अब इसमें एक 2 पॉइंट और बनते हैं, 2 पॉइंट और कौन से, कि जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो ऊपर से नीचे जाएंगे, कि अल्टीमेटली जो विजन होगा उस विजन के हिसाब से आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे मार्केट के लिए और फाइनेंशियल के लिए। और मार्केट के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऑब्जेक्टिव बनाओगे, और इनके लिए आप क्वालिटी के और डिलीवरी के ऑब्जेक्टिव बनाओगे, और फिर उसके हिसाब से आप ऑपरेशन डिसाइड करोगे और एक्सटर्नल एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस जो वो आप तय करोगे। फाइनेंशियल के लिए जिस कॉर्पोरेट विजन के हिसाब से आप फाइनेंशियल के ऑब्जेक्टिव बनाओगे, फिर उसके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोडक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव बनाओगे, फिर साइकिल टाइम और वेस्ट का ऑब्जेक्टिव बनाओगे, फिर ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव बनाओगे, फिर इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए। होता है, समझिएगा। यहाँ पर अपन यही बातें कर रहे हैं कि भाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं, ये सारी बातें दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। बाकी ओवरऑल अगर हमें पूछा जाए कि एफएम जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका मेन काम क्या है, अगर इसका पूछा जाए ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है, लेकिन कॉरपोरेट विजन जो है उसके अंदर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अलावा और भी चीज़ें जो आ जाती है, जैसे अपन अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है, लेकिन इन रियल सेंस यही चीज़ बचती है। समझ आ रही बात भाई, अल्टीमेटली बिजनेस जो है वो पैसा कमाने के लिए। आप कितने ही अच्छे जो है वो बिजनेस कर रहे हो लेकिन पैसा नहीं कमा रहे हो, तो फिर उस केस के अंदर आपका जो बाकी सारा कुछ मतलब नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्ट, जैसे आपने ऐसी मशीन ले ली, ठीक है, जिसके अंदर आप बहुत महंगी ले ली, जिसको आप बेच नहीं सकते, बेचोगे तो आपके जो बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाएगा, और उस केस के अंदर आपके जो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। उसके बजाय इस तरीके का जिसमें अगर आप सेटअप चेंज कर सकते हैं, तो उस केस के अंदर वो क्या कहलाएगा, फ्लेक्सिबल जो प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। कि भाई अगर ये मशीन काम नहीं कर रही है, या फिर ये प्रोडक्शन प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे नैनो का आपने सुना होगा, पहले पश्चिम बंगाल में शुरू किया था उन्होंने, और फिर जो उनको गुजरात के अंदर जो शिफ्ट करना पड़ा था, याद है, तो वहां पर पूरी बिजनेस यूनिट बनाने के बाद में उनको शिफ्ट करना पड़ा, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम थी, इस वजह से उनको काफी दिक्कत हुई। वहीं पर अगर उनका इस तरीके का होता जो मूवेबल होता, तो वो बहुत आसानी से क्या कर पाते, उसको शिफ्ट कर पाते। तो ये क्या है, एक तरीके का फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जाम्पल है कि भाई कितने आप आसान तरीके से मुड़ सकते हैं।
क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ आई। अब उसके बाद में उन्होंने कहा ऑब्जेक्टिव तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, लेकिन जो मेजर्स है परफॉर्मेंस के मेजरमेंट वो जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। कि इंटरनल एफिशिएंसी कैसी है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपके ऑपरेशन की एफिशिएंसी, ऑपरेशन किस तरीके से उनको मेजर कैसे करेंगे। तो फिर उसके लिए जो वो साइकिल और टाइम इसके हिसाब से जो अपन क्या करेंगे इसको मेजर करेंगे। और इसको किसके हिसाब से मेजर करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी थी और प्रोडक्टिविटी कितनी थी। और इनको कैसे मेजर करेंगे, फाइनेंशियल के हिसाब से। और इसको किसके हिसाब से मेजर करेंगे, इसके हिसाब से। समझ आ रही बात। टोटल मिला के इसमें क्वेश्चन बनने लायक क्या क्या क्वेश्चन है, एक तो परफॉर्मेंस पिरामिड क्या किसने दिया, इसका दूसरा नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसे जाते हैं डाउनवर्ड या अपवर्ड, उसके बाद में मेजर्स जो वो कैसे चेक किए जाते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो मेजर्स जो वो अपवर्ड किए जा सकते हैं। और फिर बिजनेस यूनिट के अंदर क्या क्या आएंगे, बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या आएंगे, और डेवलपमेंट एंड वर्क सेंटर के अंदर क्या क्या आएंगे। और लास्ट के अंदर जो उनको मेन कैटेगरी में, भाई जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ समझाई, आपने कहा कि सर नहीं आया समझ, मैंने दूसरे तरीके से समझा ये क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, आपने फिर कहा कि नहीं सर ये तो कत्तो ही समझ नहीं आया, मतलब जो पहले आ रहा था वो भी नहीं आया, मैं तीसरी बार समझा रहा हूँ वो। तो वो क्या है फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर आपने कहा कि समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैंने बोल दिया सो बोल दिया, ये लोहे की लकीर है, अब कोई चेंज नहीं है, समझ आया नहीं है मेरे को, मैं सबका ठेका थोड़ी लिया, ये कह रहा हूँ तो मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ। समझ आ रही बात। कस्टमर सेटिस्फाई हुआ, ठीक है, नहीं हुआ सेटिस्फाई तो अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर रहे हैं, क्वालिटी में चेंज कर रहे हैं, डिलीवरी में चेंज कर रहे हैं। कस्टमर ने कहा ये क्या है 15 दिन हुए वेट कर रहे हैं, डिलीवरी आई ही नहीं है, अपन ने कहा कि नहीं आई तो नहीं आई, सो ऐसे ही करेंगे काम, तो अपन फ्लेक्सिबल नहीं है। अपन ने कहा कि ठीक है सर गलती हुई, इस बार जो आप नेक्स्ट टाइम के अंदर ऑर्डर करो, हम जो आपको जल्दी ऑर्डर करने की, जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या हो गई फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात क्लियर है। उसके बाद में है द बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, नाम याद करनी है, ठीक है। सजेस्टेड द सॉल्यूशन फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्रॉब्लम इन सर्विस इंडस्ट्री, ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जो है वो सर्विस इंडस्ट्री के लिए बनाई गई है। हालांकि ये इस्तेमाल हो सकती है बाकी में भी, मैन्युफैक्चरिंग रिटेल बिजनेस में भी, लेकिन इन्होंने मेनली जो किसके लिए बनाई थी, सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए। सर्विस इंडस्ट्रीज मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, ये जो भी सारे, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये सारे। इन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जो है ये इन्होंने किस तरीके से बताया, उन्होंने कहा कि मेनली तीन चीज़ें हैं, एक तो स्टैंडर्ड है, एक डायमेंशन है, और एक रिवॉर्ड है। ये यहाँ तक का पूछा जा सकता है, बाकी जो है इसमें नहीं पूछेंगे, अपन एक एक के बारे में थोड़ा लिखा भी है, स्टैंडर्ड में क्या क्या आएंगे और डायमेंशन में क्या आएंगे और रिवॉर्ड में क्या आएंगे। देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड के अंदर क्या है, दीज आर द मेजर्ड यूज। स्टैंडर्ड में क्या होंगे कि नॉर्मली अपन स्टैंडर्ड जो वो क्या करते हैं, बजट वगैरह के अंदर पढ़े थे, तो वहां भी हमने देखा था कि स्टैंडर्ड के अंदर जो क्या होगा, हम देखते हैं कि भाई क्या चीज जो है कितने में बन जानी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड क्या है, ये वो मेजर है जो हमें क्या करने हैं, मेजर जो है वो यूज करने हैं या फिर जिनको अचीव करने हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर जो है वापस उसको तीन कैटेगरी में, इनको तीन को एक बार देख लीजिएगा, बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इनका इतना नहीं पूछा जा सकता, थोड़ा थोड़ा इनको याद कर लीजिएगा भाई। और डायमेंशन के अंदर जो है क्या चीज़ है, तो डायमेंशन के अंदर जो है आर गोल्स फॉर द बिजनेसमैन। डायमेंशन के अंदर हम देखेंगे कि गोल क्या क्या है, रिजल्ट्स और डिटर्मिनेंट्स। अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ें तो उतना जो है इसका मतलब नहीं है, और ना एक एक के बारे में बात करें उतना उसका क्वेश्चन आने के चांसेज है। क्वेश्चन आएंगे तो यही आएंगे कि मेनली किस कैटेगरी में बांटे गए, तीन कैटेगरी में। फिर रिवॉर्ड्स की जो सब एडिंग क्या है, तो ये इस रिवॉर्ड्स में अपन देखेंगे कि भाई आगे वाले को क्या दें ताकि वो आगे वाला और काम करने के लिए प्रोत्साहित हो, तो मोटिवेशन हो सकता है, क्लियर हो, और कंट्रोलेबिलिटी कितनी है, ये जो है ये सारे के सारे देखेंगे। टू इंश्योर दैट द एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू मीट स्टैंडर्ड। देखो अल्टीमेटली इसका जो है समझिए, इसमें से क्वेश्चन अगर बनेगा तो क्या बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जो वो किसने दिया, ये इनके नाम, मेनली किसके लिए बनाया गया, सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए।
इनकी मेन कैटेगरीज क्या थे, स्टैंडर्ड, डायमेंशन और रिवॉर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर क्या है कि वो मेजर, जो भी मेजर यूज होंगे उनको अपन स्टैंडर्ड कहेंगे। डायमेंशन क्या है, जो गोल आर गोल फॉर द बिजनेस, जो भी गोल है उनको अपन क्या कहेंगे, डायमेंशन कहेंगे। गोल में जैसे ये देखोगे तो भाई रिजल्ट में क्या क्या करना है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, कम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। डिटर्मिनेंट में कि भाई जो है क्या क्या होना चाहिए, क्वालिटी में क्या गोल है, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या गोल है, इनोवेशन में क्या गोल है, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन के अंदर क्या गोल है। उसके बाद में जो है रिवॉर्ड्स के अंदर देखेंगे कि भाई एम्प्लॉय को किस तरीके से अपन मोटिवेट रख सकते हैं ताकि वो ये काम करे। तो उसके लिए मोटिवेशन के लिए क्या कर रहे हैं, क्लियर है या नहीं है, मतलब उनको जो भी दिशा निर्देश है वो क्लियर होने चाहिए। कंट्रोलेबिलिटी किस तरीके से, ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉय जो आके आके आपको भी कभी कुछ कह सकता है, इस तरीके का तो नहीं है। ठीक है, तो इनके ये यहाँ पर तीन जो है इनके क्वेश्चन बन सकते हैं। और लास्ट जो है वो एडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। जो मेन बैलेंस स्कोर कार्ड था वो किसने दिया था भाई, मेन बैलेंस स्कोर कार्ड किसने दिया था भाई, लिखा हुआ था, किसको याद है। भाई किसको याद है, इसमें थोड़ा और डिटेल में समझने की जरूरत है अगर, तो मैं एक बार इसको थोड़ा और डिटेल में बता भी दूं। देखो 2 मिनट लगेंगे, देख ही लेते हैं ना। स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो क्या हो, स्टैंडर्ड जो है वो मेजर जो अपने को तय करने हैं। तो उन्होंने कहा कि मेजर जो है वो आपके तय करे हो, वो कैसे हो, इक्विटी हो। इक्विटी मतलब कि, इक्विटी का मतलब क्या होता है, मतलब लिख भी दीजिएगा नोट्स के अंदर छोटा सा। इक्विटी का एक मतलब होता है इक्वल, कि भाई ऐसा नहीं हो कि किसी एक के लिए तो बहुत, भाई नाम याद करो आरपीएससी, उसमें क्या है, उससे ज्यादा नाम पूछने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगी। देखो इक्विटी का मतलब क्या है, इक्वल। अब ऐसा नहीं है कि भाई किसी के लिए तो आपने स्टैंडर्ड बहुत ही हार्ड जो है वो सेट कर दिया, और किसी ने जो वो किसी के लिए बहुत ही जो इजी जो है वो स्टैंडर्ड सेट कर दी। भाई घर के अंदर होता है ना, जैसे एक जो है वो मम्मी के हिसाब से एक जो ज़्यादा लाडला होता है और एक जो है पापा के ज़्यादा लाडला होता है, तो वैसा नहीं हो कि भाई जो ज़्यादा फेवरेट एम्प्लॉय उसके लिए तो बहुत जो आसान से स्टैंडर्ड है वो दे दिए, और जो नॉर्मल एम्प्लॉय है उनके लिए हार्ड स्टैंडर्ड दे दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो, सबके लिए इक्वल हो। इक्विटी का एक मतलब इक्वल भी हो। ओनरशिप का मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड उनको दिए हो ना, उनके वो उनको एक तरीके से ओनर बने, या फिर वो उसके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। इस तरीके से उनको क्या किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए। और वो तब इन्वॉल्व होंगे जब वो क्या हो, अचीवेबल हो। स्टैंडर्ड अगर आपने ऐसे बना दिया, आपने कल का आपने स्टैंडर्ड तय किया कि कल मैं दिन में 22 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, होगा क्या भाई ऐसा, नहीं होगा। तो वो अचीवेबल नहीं है। तो क्या वो स्टैंडर्ड जो है उसमें आप कभी इन्वॉल्व कर पाओगे क्या, नहीं। क्या उसमें ओनरशिप आ पाएगी क्या, नहीं। भाई ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, सारे ही इम्पोर्टेंट है। देखो इनको याद करने के बजाय क्या करो, एक साइड के अंदर लिखते जाओ, एक पेज पे लिखते जाओ, और उनको क्या है बार बार देखते जाओ, ताकि अपने आप, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि आगे वाला आपको याद दिला रहा है कि ये किसने दिया। जैसे मैंने पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, आपने कहा मेरे को याद नहीं। मैंने कहा एक काम कर, इन चार में से एक याद करने की कोशिश करो, तो फिर आप क्या कर पाओगे। अगर आपने उसको 2-3 बार देख रखा है ना, तो भी याद आ जाएगा। समझ आ रही बात। तो इनको एक साइड के अंदर जो एक पेपर जो है, हाँ ओनरशिप मीन्स एक लाइबिलिटी या एक तरीके का इन्वॉल्वमेंट। भाई जैसे
मैं कहूँ कि ये बैच जो है ये स्टूडेंट मेरे हैं और इनका रिजल्ट लाना मेरी जिम्मेदारी, तो वो क्या होगा मेरे लिए एक तरीके से ओनरशिप है, मैं एक तरीके से ओनरशिप में की कंडीशन के अंदर आ गया। तो वैसा वैसा आप जो आपके एम्प्लॉय है उनको आपको इस तरीके से इन्वॉल्व करना होगा कि वो जो काम है उसका एक तरीके से मालिकाना हक जो है, मालिकाना हक जो वो समझे ताकि वो उसको काम करें। क्लियर है? डायमेंशन के अंदर जो है उसके अंदर देखो रिजल्ट, डायमेंशन का मतलब क्या है, डायमेंशन का मतलब क्या क्या गोल है, तो रिजल्ट के हिसाब से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या गोल करने और कंपैरेटिव परफॉर्मेंस के अंदर अपने को क्या गोल तय करने, और डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्वालिटी में क्या है, डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर, क्वालिटी में क्या गोल अचीव करने, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या गोल अचीव करने, इनोवेशन में क्या गोल अचीव करना और रिसोर्स यूटिलाइजेशन में क्या गोल अचीव करने, और उनके लिए रिवॉर्ड जो क्या क्या रहेंगे। बैलेंस स्कोर कार्ड खुद शायद इसी ने दिया था, कैप्लिन ने ही दिया था। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ भाई। हम्म, कैप्लिन ने ही दिया था ना। हाँ इसी ने दिया था। नॉन फाइनेंशियल मेजर उसमें भाई पक्का याद है ना, देख लीजिएगा भाई। कैप्लिन डेवलप फॉर द मेजरमेंट परफॉर्मेंस एट एनजीओ, एनजीओ के लिए इसने ये अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड दिया था। बाकी इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, दिया वैसा वैसा था जैसा आपने वहां पढ़ा है ना, वैसा वैसा बैलेंस स्कोर कार्ड जो वो यहाँ भी दिया था। बस यहाँ पर उसको क्या किया था, एडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड, और वो एनजीओ के लिए दिया था। बेंच मार्किंग स्कीम्स क्या होती है, बेंच मार्किंग मतलब कि जापानीज के अंदर हुआ था कि जो सबसे बेस्ट से बेस्ट है ना उसको देख के चलो, कि आप एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो सेकंड रैंक तो चाहिए ही नहीं, अपने को तो फर्स्ट ही रैंक चाहिए, कि फर्स्ट रैंक पे जो है उसी को देख के चल रहे हैं, वो जो है कर रहा है उसी तरीके से कर रहे हैं, वो सारा का सारा काम जो है क्या कहलाएगा, बेंच मार्किंग। जो सबसे बेस्ट है उसको देख के कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना। टेक्निक्स फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन जापान ड्यूरिंग 1960 ड्यू टू जापानीज क्यूरियोसिटी एंड फाउंडनेस फॉर अचीविंग द बेस्ट ऑफ बेस्ट। सबसे बेस्ट जो है उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करने के लिए उसके लिए अपन जो है प्रयास करते रहेंगे। जापानी जो है वो सारे सारे उन जापान का पूरे का जो वो आगे आने का मेन कारण ही जो है इनका ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ही रहे इनके, चाहे कीजन पॉलिसी देखोगे या ये टारगेट कॉस्टिंग वगैरह, ये सारे सारे लगभग जापानी से आ रखे हैं, बेंच मार्किंग वगैरह। तो उन्होंने क्या है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे, वैल्यू चेन इंजीनियरिंग पे इतना ज़्यादा काम किया था कि उनके प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्ट आए ही नहीं। सिक्स सिग्मा वगैरह तक की उन्होंने लगाई थी कि भाई बहुत ही कम चांस हो कि कोई एरर आ जाए, या फिर ना के बराबर चांस हो कि कोई एरर आ जाए। हाँ लगभग ये सारे जापानी कॉन्सेप्ट है। ये है आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। प्योर फाइनेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना रिटर्न आ रहा है डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। रेजिडुअल इनकम जो कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन है उसमें से कॉस्ट हटा दो जो आपने कैपिटल लगाई उसकी, तो आपको आ जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इस साल के अंदर कितनी वैल्यू एडेड की है, वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। एक मार्केट वैल्यू एडेड है, कंपनी शुरू हुई तब से लेके आज तक कितनी वैल्यू एड की है, वो मार्केट वैल्यू एडेड। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, शेयर होल्डर के लिए अपन जो कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये रोपा पार्ट करके ऐसा कुछ नाम था उसने दिया था, ठीक है। उसने बताया था कि भाई स्टेक होल्डर जो क्या चाहते हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, उस स्ट्रेटेजी के लिए क्या प्रोसेस करना है, उस प्रोसेस के लिए जो क्या कैपेबिलिटी चाहिए, और उस कैपेबिलिटीज के बाद में जो है वो हमें स्टेक होल्डर से हमारी जो क्या डिमांड रहेगी। उसके बाद में बैलेंस स्कोर कार्ड, उसमें चार फैक्टर है। उसके बाद में परफॉर्मेंस पिरामिड है जो कि ऑब्जेक्टिव ऊपर से नीचे की साइड जा रहे हैं, मेजर्स नीचे से ऊपर की साइड में जा रहे हैं। सबसे ऊपर कॉर्पोरेट विजन, फिर मार्केट, फाइनेंशियल, फिर इधर जो है तीन हो जाएंगे। अ, बीच में जो था फ्लेक्सिबिलिटी था, इस साइड शायद प्रोडक्शन था, उस साइड और कुछ था क्वालिटी था ऐसा कुछ, फिर उसके हिसाब से कंटिन्यूस नीचे जा रहे थे। फिर जो बिल्डिंग ब्लॉक वो जो है वो तीन पार्ट के अंदर जाता है, रिवॉर्ड, डायमेंशन और वो उस तरीके वाला। और परफॉर्मेंस
प्रिज्म ये कौन सा था भाई? और ट्रिपल बॉटम लाइन इसने तो 3 कहे थे। परफॉर्मेंस प्रिज्म कौन सा था? अच्छा ये परफॉर्मेंस प्रिज्म, सॉरी 5 फैक्टर था, सॉरी सॉरी सॉरी, परफॉर्मेंस प्रिज्म जो वो 5 फैक्टर था, परफॉर्मेंस प्रिज्म 5 फैक्टर था। बैलेंस स्कोर कार्ड जो कि अपन एफए में पढ़ा था। क्लियर है भाई? इनको कर लोगे ना? क्या इनको कर लोगे? क्लियर है? आगे पढ़ा जाए अभी या अभी बहुत है? पढ़ ले। भाई आपकी इच्छा, मेरी नहीं, आपकी इच्छा, आपकी जो है वो रिसीविंग कैपेसिटी पे है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हुआ तो ऐसा कोई लोड वाली बात नहीं, अपन कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है चलने दो, तो अपन अभी कर सकते हैं, क्योंकि क्लास लेना जो है वो बड़ी बात है ही नहीं, वो बहुत आसान है। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, जाके जो हो बात ही बात करनी होती है इसके अंदर। बाकी दिक्कत उसमें होती है जब ये नोट्स बनाना वगैरह जो है ना, ये थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस होते हैं। क्लियर है भाई? तो इनको एक बार थ्योरी को जो अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के जो है वो हिंदी और इंग्लिश के नोट्स जो है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो भेज दूंगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और जो लिखा है ना वही पढ़िएगा, बाकी ज़्यादा कचरे में पढ़िएगा मत, क्योंकि वो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो अपने तो लिखा है स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, और सी फाइनल के अंदर 100 नंबर का जो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का नाम है परफॉर्म स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है। तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर गए। अपने जो है जितना आरपीएससी पूछ सकते हो उसके हिसाब से लिखा है, उसी को आपको देखना। क्लियर है भाई? तो बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, डाउट आए तो भेजते रहिएगा ना। और बाकी एक आपको दिक्कत आ रही होगी कि एक आध कोई पॉइंट के चक्कर के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर या पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ता होगा, तो वो आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। ये जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरी होगी ना, अ, वो सारा का सारा अपन क्या कर देंगे, उसको रिवीजन क्लास जो है वो लगा देंगे। रिवीजन क्लास जो है वो अपन लाइव नहीं रखेंगे, उसको रिकॉर्ड ही करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम बिल्कुल कंज्यूम नहीं करेंगे। उसमें फटाफट जो वो जितने पॉइंट है वो सारे के सारे बोल डालेंगे एक बार, ताकि कोई पॉइंट में आपको डाउट आए तो फिर पूरी क्लास देखनी नहीं पड़े। क्लियर है भाई? तो यहाँ तक अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, और कोई डाउट आए तो भेजते रहिएगा। क्लियर है भाई? नहीं यार, शायद ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो कोई चिंता नहीं, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव निकाल देंगे, उसी को दोबारा अपलोड कर देंगे। ऐसा कोई व्यू की अगर किसी को दिक्कत आए ना तो मेरे को बता दीजिएगा।